हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं खुद बाहर हूँ। यहाँ से मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आज लास्ट है, कल मैं लाइव आ जाऊँगा। आज लास्ट क्लास आप मेरी रिकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। आज अपन पढ़ लें इटली का एकीकरण। कल अपन जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था। आज अपन इटली का एकीकरण रीडिंग करते हैं, ठीक है। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब अभी भी इटली एक छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ है। एक बड़ा प्रांत नहीं है, छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ है। और वो भी सारे जो छोटे छोटे प्रांत हैं वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब वहाँ राजा हुआ करते थे। राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा, ठीक है। इटली में भी वही है, जर्मनी की तरह, ठीक है। ये देख दें, पर्शा को ही इटली बोलते हैं, ठीक है। देखो था जर्मनी का एकीकरण 1867-71 के अंदर, देखो ये इतना है, ठीक है। देखो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इटली कहाँ कितने राज्यों में बंटा हुआ था? 7 राज्यों। क्वेश्चन आएगा कि 19वीं सदी के मध्य जब इटली का एकीकरण हुआ बेटा, तो कितने राज्यों में बंटा हुआ था? तो 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतावली राजघराने का शासन था। ओनली छः में तो कौन सा था? लोकतंत्र था। लेकिन एक ऐसा राज्य था जहाँ पे क्या था? लोकतंत्र नहीं था। वहाँ एक राजघराना था, यानी लोकतंत्र न के बराबर था। वहाँ पे ओनली क्या था? राजशाही वंश यानी निरंकुश शासन था। वो कौन था? सार्डिनिया पिडमांट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। कुल मिला के सभी राज्य राजा के अधीन थे, ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतावली भाषा ने भी हजार रूप हासिल नहीं किया और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जोसेफे मैत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। मतलब इटली के गणराज्य के लिए या इटली के एकीकरण के लिए पहला काम किसने किया है? जोसेफ मैत्सिनी किया है। जोसेफ मैत्सिनी ने किया है 1830 के दशक में। उसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। अब क्वेश्चन ये आएगा, यंग इटली गुप्त संगठन किसने बनाया है? तो जोसेफे मैत्सिनी। किसने बनाया? जोसेफे मैत्सिनी। इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। अब देखो, अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई, इमैनुअल सेकंड पर आ गई है। वो कहाँ का राजा है? वो सार्डिनिया पिडमांट का है, सार्डिनिया पिडमांट का है। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि एकीकृत इटली बनानी है या यूनाइटेड इटली बनाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इन राजाओं को हटाना पड़ेगा, ठीक है। कौन बोल रहा है? यंग इटली के गुप्त संगठन है, उसका संस्थापक बोल रहा है जोसेफे मैत्सिनी। मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। अब क्वेश्चन आएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ है? कंप्लीट 1861 में हो जाता है। वहाँ का राजा घोषित कर दिया किसको? इमैनुअल सेकंड को, विक्टर इमैनुअल सेकंड को। यह आपको यह लाइन याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर क्या लिखा है, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें से निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, मतलब काफ़ी अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। फिर अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। मतलब ऐसे लोग थे, न तो उदारवादी से परिचित थे, न राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, ये अनजान थे, इनको पता नहीं है। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उदारवादी मिडिल क्लास लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग। और राष्ट्रवादी कौन? जो अपने देश से प्रेम करते हैं। राष्ट्रवादी की परिभाषा मैंने पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्हें इटालिया
के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। कौन थी? लाटालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ थी। लेकिन इटालिया के बारे में अभी हकीकत में कुछ और था। ठीक है। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय इथिक थी। इस सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। अब क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई है, इसका गठन कब हुआ? तो 1707 में। ये आपको याद रखनी लाइन कंप्लीटली। ठीक है। अब जोसेफ गैरिबाल्डी कौन था, इसके अंदर पूरा दे रखा है। ठीक है। पहले मैं ये पढ़ा लेता हूँ, फिर जोसेफ गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ता है। ठीक है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद ने आंग्ल स्वदेशियों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, मतलब वो नहीं पहन सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही पर्सन हश्र हुआ, मतलब हालात हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉलकटॉन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में ही रह गए। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये क्या है बेटा? वहाँ का राष्ट्रीय गान है। क्या का? आयरलैंड का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की दृश्य कला में उसे बना गैरिबाल्डी क्या है वो पढ़ देते हैं। जोसेफ गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ। 1882 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। संभवत इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर व्यक्ति था ये। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। वो स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। मतलब क्या था? नाविक था। नाविक मतलब नौसेना में और नाव चलाने वाला। 1833 में उसकी मुलाकात मैसिनी से हुई, जोसेफ मैसिनी से हुई। वो यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमांट के गणतंत्री विद्रोह में उसने भाग लिया। ये विद्रोह कुचल दिया गया। गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहाँ वो 1848 तक निर्वासन में रहा। निर्वासन मतलब जेल में रहा। ठीक है। मतलब उसको नज़रबंद कर दिया गया। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल II का समर्थन किया जो इताली राज्य को एकीकृत करने का प्रचार कर रहा था। 1857 में गैरिबाल्डी दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। अब क्वेश्चन आएगा, 1000 लोगों का अभियान या एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने किया। इस अभियान में स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। वो मतलब कैसा शर्ट्स पहनते थे? मतलब ये कमीज, जैसे मेरे ये ऐसे कमीज पहन रखा है, तो वो रेड शर्ट पहनते थे। कैसा पहनते थे बेटा? रेड शर्ट, यानी लाल कुर्ता पहनते थे। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब प्रशासक युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुआ। कुल मिला के ये बात है कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मैसिनी और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका।
उनके योगदान को अपन नहीं भूल सकते हैं। उनकी डेट्स याद रखनी। 1707 में ग्रेट यूनाइटेड के किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई है। ठीक है। यंग इटली किसका है? तो यंग इटली जोसेफ मैथ्यूनी का है। ठीक है। और 1000 लोगों का अभियान किसने चलाया? गैरिबाल्डी ने चलाए हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं अपन। इसके बाद में बोला राष्ट्र की दृश्य संकल्पना। राष्ट्र की क्या है? दृश्य कल्पना। ठीक है। फिर देखो किसी शास्त्र को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी रूप में चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तराजू लिए हुए हैं। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान नाम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता के गणतंत्र थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। ये कौन थी बेटा? स्वतंत्रता की प्रतीक थी। ये महिला के रूप में व्यक्त किया गया था, लेकिन ये काल्पनिक थी, ओरिजिनल कुछ नहीं थी। ठीक है। जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही और लोग उससे तादात्म्य स्थापित किया। तादात्म्य मतलब उनसे लगाव स्थापित किया। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। जैसे मारियान या डाक टिकट, जैसे हमारे राजस्थान भारत में किसकी फोटो अंकित होती? महात्मा गांधी की। वैसे ही वहाँ की इसकी होने लगी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, और क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। रूपक जब किसी अमूर्त विचारों को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ठीक है। जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्र मूर्ति को मूर्त से अमूर्त से मूर्त रूप दिया जाता है, उसको रूपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपक। ठीक है। ये देखो, टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। ठीक है। फिर है, ये तो वहाँ की रानी है। जर्मेनिया गाइड द लाइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। आज जर्मेनिया ऐसी, देखो ये लड़की का नाम जर्मेनिया है, देखो तलवार लेके खड़ी है। मान लो तुम्हारी भी ये कटवे नगर में आ जाओ तो क्या होगा तुम्हारा हर्ष। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद आखिरकार क्या होता है? राष्ट्रवाद मैंने लिखवा दिया है, साम्राज्यवाद क्या है वो भी मैं समझा दूंगा। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई का मतलब 1875 तक राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। प्रथम भाग मतलब 1825 के आसपास। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब बेटा क्या हुआ? साम्राज्यवादी का मतलब है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। क्या करना? अपना क्षेत्र का विस्तार करना। विस्तार का मतलब जानते हो? मुझे बताओ विस्तार का मतलब क्या है, ये बताओ। विस्तार का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे मैं जोधपुर का राजा बन गया तो मैंने जयपुर को भी हड़प लिया, अजमेर को भी हड़प लिया, नागौर को भी हड़प लिया। वैसे ही साम्राज्यवाद का यही है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। अब बाल्कन में कौन कौन से देश आते हैं वो देखना। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता, मतलब भौगोलिक रूप से भी ये उबड़ खाबड़ था और जाति भी बहुत सारी भिन्न जातियों के लोग रहते थे। इसमें आधुनिक रोमानिया, अब बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन आता है? आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। क्वेश्चन आएगा बाल्कन क्षेत्र क्या है? तो बाल्कन क्षेत्र में यही देश आते हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इन क्षेत्रों के लोगों को क्या बोलता था? स्लाव।
क्या बोलते थे? स्लाव। क्या बोलते थे? स्लाव। अंडरलाइन कर दो। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इससे उसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों के लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। अब देखो बेटा कि बाल्कन साम्राज्य में क्या हुआ। बाल्कन साम्राज्य में देखो ये किसके अंडर में? ओटोमन साम्राज्य के अंडर में था। ये किसके कुछ हिस्सों पर ओटोमन साम्राज्य का प्रभाव था, मतलब वहाँ लोग उसके अधीन काम कर रहे थे। बेटा गर्मी बहुत है लेकिन आवाज़ साफ नहीं आएगी, इसलिए मैंने पंखे दोनों बंद कर रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और राष्ट्र स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। मतलब बाल्कन क्षेत्र अब संकट की घड़ी में आ गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से द्वेष, लड़ाई झगड़े करने लगे। बाल्कन क्षेत्र कितने हैं? काफ़ी देश है ना, ठीक है। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद कर रखता था। हर एक इलाका बोला मुझे ये साम्राज्य मिलते, वो बोलता ये क्षेत्र मुझे मिल जाए, वो बोलता, इसलिए इसका नाम साम्राज्यवाद पड़ा। साम्राज्यवाद वहाँ से निकला। साम्राज्यवाद होता क्या है? सभी राज्य अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, अपने राज्य की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को डिमांड के अकॉर्डिंग उसको विस्तार बढ़ाना चाहते थे, उसमें बसाना चाहते थे, अपनी जनसंख्या को वहाँ ले जाना चाहते थे। इसलिए अब देखो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे, एक दूसरे से घृणा करने लगे, गुस्सा करने लगे। एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई कि क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, मतलब कंपटीशन होने लगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लग गया। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें ये प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मतलब ये देख, घर के भाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन दूसरे भी पड़ोसी आके उंगली करने लगे। देखो जितने बाल्कन क्षेत्र में एक दूसरे को लड़ रहे थे, लेकिन बीच में उंगली किसने की? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये भी आने लगे। ये बोल रहे हैं जहाँ अच्छा क्षेत्र होगा वो अपन हथियार लेंगे, ठीक है। ये भी आने लग गए। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध होने लगा। अब प्रथम विश्व युद्ध यहीं से प्रारंभ होगा। कहाँ से प्रारंभ होगा? यहाँ से प्रारंभ होगा, ठीक है। देखो साम्राज्य से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में विघटित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया जाए। क्वेश्चन आया, निम्नलिखित पर टिप्पणी देकर छोड़िए। जोसेफ मैसनी पर लिखनी है, काबूर पर लिखनी है, यूनानी स्वतंत्र संग्राम मैंने लिखा दिया, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इनके छोटे छोटे नोट्स मैं भेज दूंगा आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं PDF फॉर्मेट में लिख दी, ठीक है। इसके आंसर मैं क्वेश्चन के सभी आंसर मैं लॉग भेज दूंगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको ओनली याद करना है। क्या करना है? जो पीछे वाले क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तो इन पीछे वाला इतिहास में क्वेश्चन पीछे में से बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? पीछे में से बनेंगे, आगे से नहीं बनेंगे, ठीक है। चैप्टर कहाँ गया? ये आ रहा, खंड फर्स्ट, घटनाएं और प्रक्रिया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था फ्रांस में आगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से, फ्रांस में कितनी क्रांतियाँ हुई है? 3 क्रांतियाँ हुई, जिसमें पहली क्रांति के बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि वहाँ फ्रांस 3 भागों में बटा हुआ, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। वहाँ जनरल नाम की कुछ है, पल्लरमा नाम है। वहाँ के राजा हुए लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 14वां, ठीक है। लुई 16वां अपनी रानी अंतवानेत के प्रभाव में था, उसके अंदर रहता था, ठीक है। ये मैंने सब कुछ समझाया। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी अपन लाइव आके करेंगे, ठीक है। कल कोशिश रहेगी, मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा आपको लाइव आने की,
और मैं आपको वहीं पर डालूँगा। यहाँ रिकॉर्डिंग में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये है कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगा तो आप ही कुछ पढ़ लोगे। हाँ, ये बात मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको डबल बार पढ़ोगे। कितनी बार? 2 बार पढ़ोगे। इस वीडियो को 2 बार देखना। विष्णु सर को बोल देना आप इस वीडियो को 2 बार देखना। चलो इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है बच्चों।